नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हमने सोचा कि क्यों ना जो हिंदी के साथ व्याकरण हमारी संस्कृत व्याकरण आती है उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ें। तो आइए संस्कृत व्याकरण को आज हम पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ें हमारे हिंदी के साथ में जुड़ी हुई हैं और ये हमारी परीक्षाओं में भी निरंतर आती रहती हैं। तो इसी विषय पर आज हम संस्कृत की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, डिटेल में नहीं, केवल बेसिक चीज़ें, क्योंकि हमें इनके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में यदि देखते हैं आगे फिर हम विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे इनको। बस आ जाइए, धीरे धीरे करके इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये होता क्या है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि संस्कृत बहुत कठिन होती है, लेकिन अगर संस्कृत को ध्यान से समझ के पढ़ा जाए तो संस्कृत बहुत ही आसान भाषा है और ये हमारे लिए बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि ये हिंदी की तरह जुड़ी हुई है। हिंदी और संस्कृत आपस में एक सी होती हैं, बस कुछ ही फ़र्क होता है, तो हमें ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए आज पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण का कुछ बेसिक चीज़ों को। तो शुरू करते हैं। इस संस्कृत व्याकरण की परंपरा तो बहुत प्राचीन है और संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें संस्कृत भाषा को यदि जानना है, किसी भी भाषा को हमें यदि पढ़ना है, तो हमें उसका व्याकरण जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है कि वचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन सा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जहाँ संख्या 1 हो वहाँ पर एक वचन, जहाँ संख्या 2 हो वहाँ पर द्विवचन और 2 से अधिक हो वहाँ पर बहुवचन। उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण क्या है कि जैसे एक वचन में हम क्या कहेंगे? एका बालिका क्रीडति, मतलब एक बालक खेल रहा है। द्विवचन में 2 बालिका क्रीडता, बहुवचन में त्रया बालिका क्रीडन्ति। तो इस तरह से हमें वचन का प्रयोग जो है संख्या के आधार पर करना होता है। अब लिंग आते हैं कि संस्कृत में लिंग कितने हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और नपुंसकलिंग जैसे फलम, गृहम, पुस्तकम आदि। इन सबको लगभग हम जानते हैं कि पुल्लिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं, स्त्रीलिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं और नपुंसकलिंग में क्या आता है, ये लगभग हम सबको पता होता है। अब आता है पुरुष। तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं 3। कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आते हैं? अहम, आवाम, वयम। मतलब अहम का अर्थ मैं, आवाम का हम दोनों, वयम का हम सब। मध्यम पुरुष में आएंगे त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तू या तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष में आएंगे सा, तत्, मतलब वह। ये तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सा जो विसर्ग वाला है ये पुरुष जाति के लिए, सा जो जिसमें हमारी आ की मात्रा है वो स्त्री जाति के लिए, तत् नपुंसकलिंग के लिए। तो ये इस तरह से ये सा, तो, ते। और क्या होता है? ते, ता, तानी। ये हमारे होते हैं बहुत सारे, किसके लिए? सबके लिए। तो इसी तरह से और क्या लिखा है देखिए कि अन्य पुरुष में एक वचन में सा पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के और तत् नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होता है। अब आते हैं हम कारक पर। तो कारक लगभग वैसे ही इनके यहाँ पर केवल हमने कारक और उनके चिन्हों को लिया है, क्योंकि संस्कृत में कारक बहुत ही विस्तृत है। आधी संस्कृत जो है कारक पर इनकी टिकी हुई है, संस्कृत व्याकरण। और यहाँ तो हम संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर केवल इन कारक के चिन्हों को लिया है। बाद में कोशिश करके हम इनको विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से जब समझ में आएगा। तो क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का की क्रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन भुवरे। ये चिन्ह लगभग वैसे ही हैं जैसे हमारे हिंदी में होते हैं। और यदि आपने हिंदी के इन कारक चिन्हों को नहीं जाना है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की इच्छा है तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, उनमें कारक को हमने बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया है और आगे हम संस्कृत में भी ये पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से।
अब आते हैं हम वाच्य पर। तो वाच्य हमारे कितने? 3 वाच्य। कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रथम पद विभक्ति का होता है। क्या होता है इसमें? कर्ता जो है पद में क्या होता है? प्रथम विभक्ति का होता है। छात्रा श्लोकम पठति, यहाँ छात्र कर्ता है और प्रथम विभक्ति का है। अब आते हैं हम अपने कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीय विभक्ति का होता है और भाववाच्य में अकर्मक धातु में कर्म नहीं होने के कारण क्रिया की प्रधानता होने से भाववाच्य के प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो ये भी हमने कुछ संक्षिप्त रूप में ही यहाँ लिया है। तो यहाँ तो हम केवल यही जानेंगे कि कर्ता इनका क्या है, कि ये वाच्य कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, क्या क्या हुए? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आते हैं हम लकार पे। तो संस्कृत में लकारों की संख्या क्या है? 10 है। कौन कौन से हैं? लट, लिट, लुट, लुट, लेट, लोट, लंग, लुंग। क्या है? लुट वास्तव में 10 प्रत्यय हैं। क्या है कि लुट जो है ये वास्तव में क्या है? 10 जो है वो प्रत्यय हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं। धातु मतलब हमारी क्रिया। इन 10 के आरंभ में 6 के अंत में क्या है? टा है। 6 के अंत में क्या है? टा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? तित लकार। जिनके अंत में टा होगा उनको हम क्या कहेंगे? तित लकार। और अंत के 4 में क्या होता है? ऋत होता है, तो इन्हें कहा जाता है ऋत लकार। तो आइए देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। लट लकार, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे कि श्यामा खेलती, मतलब श्याम खेलता है। फिर आता है लिट लकार। लिट लकार मतलब अनंतन परोक्ष भूतकाल। इसका अर्थ होता है कि जो अपने साथ घटित ना होकर किसी इतिहास का विषय हो। मतलब भूतकाल में तो जो घटना हुई हो, लेकिन किसी इतिहास का विषय हो। जैसे कि रामा रावणम ममार, राम ने रावण को मारा। तो ये हमारे भूतकाल की घटना तो है, लेकिन इतिहास का विषय है। तो ये हमारा क्या हो गया? लिट लकार। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से लकार में इतिहास की घटनाओं को पढ़ा जाता है, यानी कि इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको पढ़ा जाता है, उनमें कौन सा लकार होता है? तो लिट लकार आएगा। अब आते हैं लुट लकार पर। लुट लकार यानी कि ये होता है अनंतन भविष्य काल। इसका अर्थ है कि ये आज का दिन छोड़कर आगे होने वाला है। जो हमारा भविष्य काल है तो भविष्य काल, लेकिन जो आज का दिन छोड़कर। भविष्य काल तो ये भी आएगा कि अभी हमने ये काम नहीं किया और हम कह दें कि हम शाम को ये काम करेंगे मतलब हमारा भविष्य काल में है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आज का दिन छोड़ दें हम और आगे के दिन में जो हो, तो उसे कहेंगे हम अनंतन भविष्य काल को लुट लकार। जैसे कि सा परश्वा विद्यालयम गंता, मतलब वह परसों विद्यालय जाएगा। अब आता है लुट लकार यानी कि सामान्य भविष्य काल। इसमें क्या है? जो आने वाले किसी समय में होने वाला हो। सामान्य भविष्य काल मतलब जैसे कि रामा इदम कार्य करिष्यति, मतलब राम यह कार्य करेगा। जो आगे, अब ये तो यहाँ पर नहीं दिया है कि कब करेगा, बस करेगा। तो ये क्या हुआ? सामान्य भविष्य काल का हो गया। तो लट लकार में ये आता है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा लेट लकार। लेट लकार में क्या है कि यह लकार केवल वेद में प्रयोग किया जाता है ईश्वर के लिए, क्योंकि इसे किसी काल विशेष में बांधा नहीं जा सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा लकार है जो केवल वेद में प्रयोग किया जाता है ईश्वर के लिए, या फिर इस तरह से कि किस लकार को किसी काल में सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो ये होता है लेट लकार हमारा। अब आते हैं लोट लकार पर। लोट लकार मतलब अनंतन भूतकाल। इसमें क्या होता है? क्या क्या कार्य होता है? आज्ञा लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना, ये सब हमारे आते हैं किसमें? लोट लकार में। जैसे कि भवान गच्छतु मतलब आप जाइए। अब आता है लंग लकार। लंग लकार का मतलब अनंतन भूतकाल। अनंतन भूतकाल यानी कि इसका क्या होगा? जो आज का दिन छोड़कर अन्य किसी दिन हुआ हो। जैसे अभी हमने पिछले में भविष्य काल में पढ़ा था कि आज का दिन छोड़कर किसी अन्य दिन में होगा। तो ये हमारा है कि आज का दिन छोड़कर किसी अन्य दिन हुआ हो। जैसे कि भवान तस्मिन् दिने भोजन आपचत,
आपने उस दिन भोजन पकाया था, मतलब है कि किसी दिन तो पकाया था। ये इसमें ये नहीं बताया कि किस दिन पकाया था, मतलब पीछे आपने किसी भी दिन भोजन पकाया था। अब आते हैं लिंग लकार में। इसमें 2 प्रकार के लकार होते हैं। कौन से? आर्षी लिंग, विधि लिंग। ये भी खूब पूछे जाते हैं। आर्षी लिंग क्या है, विधि लिंग क्या है? आर्षी लिंग मतलब किसी को आशीर्वाद देना, जैसे भगवान जीव्यात, आप जियो। विधि लिंग यानी कि किसी को विधि बतानी हो, जैसे कि भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए? आर्षी लिंग और विधि लिंग। इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आते हैं लुंग लकार यानी कि सामान भूतकाल, जो कभी भी बीत गया हो, मतलब कभी भी हुआ हो, जैसे अहम भोजनम आभक्षत, मैंने खाना खाया। इसमें समय का, टाइम का कुछ नहीं बताया, केवल मैंने भोजन खाया ये बताया है। अब आता है लिड़ लकार, ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो। इसको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है लिड़ लकार में, कि ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव जो है वर्तमान तक हो। मतलब जैसे कि उदाहरण से देखिए समझ में आएगा। यदि तुम अपठस्य तहिर विद्वान भवितुम अहिर्यत, मतलब यदि तू पढ़ता तो विद्वान बनता। अब अगर भूतकाल में वो पढ़ लेता तभी तो आज विद्वान बनता, मतलब इसका प्रभाव आज तक है। यदि वो विद्वान बनता तो आज के समय में बनता, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं तो विद्वान कैसे बने। तो इस तरह से हमने ये अपने सब लकार पढ़ लिए। तो साथियों, ये हमने कुछ संस्कृत व्याकरण की जो मूल चीज़ें थीं, बेसिक है, उनको आज पढ़ा, और कोशिश करेंगे कि हम इनके बारे में आगे भी विस्तृत रूप में पढ़ें। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो देखें तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिए। यदि पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ और इसी उम्मीद में कि आप आगे भी अच्छा ही करेंगे और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।